हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर सीरीज का ये है पार्ट 4। आप देखिए गया ये शुरू के 3 पार्ट में अपन ने काफी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज अपना टारगेट है इन 5 टॉपिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करना। आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, WCC। देखो इंडिया में ना 4 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है। ये सवाल आ सकता है कि इंडिया में क्या कोई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है। हाँ है। कितनी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है इंडिया में? 4। कौन कौन सी? जयपुर, ममलापुरम, मैसूर और श्रीनगर। ठीक है। अब ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन डिक्लेयर करता है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल डिक्लेयर करता है। ठीक है। ये एक काइंड का एनजीओ होता है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल कोई यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक एनजीओ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किसी शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्यों डिक्लेयर करते हैं? टू स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्स इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। देखो कोई शहर है, वहां पे क्राफ्ट का बहुत काम होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का। वो बहुत सिग्निफिकेंस भी रखती है वो आर्ट। तो उसे ही स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्स इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यही ऑब्जेक्टिव है किसी शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर करने का। एम क्या होता है? द काउंसिल एम्स टू प्रमोट फेलोशिप अमंग क्राफ्ट्स पर्संस बाय ऑफरिंग देम एनकरेजमेंट, हेल्प एंड एडवाइस। देखो जो भी आर्टिस्ट है ना, इनका काम होता है उन्हें फेलोशिप देना, उन्हें स्कॉलरशिप देना, जिससे वो अच्छे से प्रोफेशनली परस्यू कर सके उस आर्ट को, वो और स्टडी कर सके, वो उसको प्रमोट कर सके, वो उसको डेवलप कर सके। ये इनका एम रहता है। कोई आर्ट है वो विलुप्त होने जा रही है, वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो इनकी एडवाइस से, इनकी हेल्प से, इनके एनकरेजमेंट से वो क्राफ्ट सरवाइव कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, फ्लरिश कर सकती है। इट फॉस्टर्स एंड असिस्ट कॉन्फ्रेंस, विजिट, स्टडी, वर्कशॉप। ये क्या क्या करते हैं? ये वर्कशॉप्स अरेंज कराते हैं उस आर्ट से रिलेटेड। उसमें ये डिटेल्ड स्टडी कराते हैं, सिस्टमैटिकली स्टडी कराते हैं, फॉरेनर की विजिट्स कराते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह में उस आर्ट को प्रमोट करते हैं। तो देखो इनका काम ये है उस आर्ट्स को बचाना, कल्चरल आर्ट को बचाना, और कैसे वो इकोनॉमिक लाइफ में और प्रॉस्पर कर सके, स्ट्रेंथ करना स्टेटस ऑफ क्राफ्ट इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है। देखो इस एनजीओ की फाउंडर में एक इंडियन वुमेन भी है। तो स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में क्या एक इंडियन फाउंडर है? हाँ है। क्या इंडियन वुमेन फाउंडर है? हाँ है। देखो नाम जानना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यूपीएससी कैसे घूम के सवाल बना सकता है कि इसके फाउंडर में वुमेन है या नहीं, तो मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि कैसे भी हार्ड से हार्ड सवाल पूछ ले यूपीएससी, आप क्लियर कर सके। इंडिया में देखो 4 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज है। जयपुर, ममलापुरम, मैसूर और श्रीनगर। ये 4 सिटीज आपको याद रखनी है। जयपुर, मैसूर, श्रीनगर और ममलापुरम। मैं खुद जयपुर से हूँ। ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है एनजीओ का नाम, और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी उसका नाम है। ठीक है। फिर अपन आते हैं अगले टॉपिक पे, ये है अफेंटेसिया। देखो अफेंटेसिया आम भाषा में क्या होता है? इनेबिलिटी होती है वॉलंटरीली विजुलाइज करने की मेंटल इमेजेस, जो आप फेमिलियर हो। आप ऐसे 1 सेकंड आंख बंद करके बैठे और कबूतर के बारे में सोचे। क्या आपको कबूतर दिख रहा है आंख बंद करके? क्या कबूतर का रंग, शेप, साइज, मतलब कबूतर की इमेज बन रही है आपकी आंखों में? अगर आपकी आंखों में बन रही है तो आपका एफेंटीसिया नहीं है। अगर आपकी आंखों में ऐसे कबूतर की इमेज नहीं बन रही तो आपका एफेंटीसिया है। ठीक है। इट इज द इनएबिलिटी टू वॉलंटरली विजुअलाइज मेंटल इमेजेस। पीपल विद एफेंटेसिया कैन नॉट फॉर्म पिक्चर्स इन देयर माइंड इवन व्हेन ट्राइंग टू इमेज फेमिलियर ऑब्जेक्ट, फेसेस और सीन्स। आप अपने आंखों में बंद करके अपने किसी दोस्त का चेहरा सोचे, किसी का भी चेहरा सोचे, क्या वो चेहरा आपको दिख रहा है? मतलब आप बता सकते हैं कि वो चेहरा ऐसा है? अगर हाँ तो आपको एफेंटीसिया नहीं है। अगर आप नहीं इमेज फॉर्म कर पा रहे अपनी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स की, फेमिलियर फेसेस की, फेमिलियर सीन्स की, तो आपको एफेंटीसिया है।
देखो, एफेंटीसिया कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो डरो मत। जिनकी इमेज नहीं बन रही तो वो डरना मत, क्योंकि एफेंटीसिया कोई डिसऑर्डर नहीं है, बट रादर अ वेरिएशन इन हाउ द ब्रेन प्रोसेस इमेजरी। ये एक तरह का वेरिएशन है कि आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है इमेजेस को। ठीक है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। ये अफेक्ट करता है 2% ऑफ द पॉपुलेशन को। ठीक है, विद ऑनगोइंग रिसर्च नीडेड टू अंडरस्टैंड इट्स कॉसेस एंड इम्प्लीकेशंस। देखो, एफेंटीसिया का टर्म अभी 2015 में ही ढूंढा गया है, कॉइंट करा गया है, तो इस पे रिसर्च चल रही है। इसके बारे में जाना जा रहा है कि इसके कॉसेस क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, कि किसी को इमेज नहीं बन रही तो उसको नुकसान क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इमेज नहीं बन रही। तो इन सब पे चल रही है अभी रिसर्च, क्योंकि 2015 में ही ये वर्ड कॉइन करा गया है, नया नया टर्म है, तो यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, individuals with hyperphantasia possess an exceptionally vivid imagination, often experiences mental images as if they were real। अब देखो, फैंटेसिया तो वो हो गया कि किसी की इमेज नहीं बन रही आंखों में। अब ऐसे याद रखो ना, फैंटेसिया, फैंटेसी वर्ल्ड। फैंटेसी वर्ल्ड तो आप अपने मन में ही सोचते रहते हो कुछ कुछ, वही तो फैंटेसी होती है। तो अफैंटेसिया की फैंटेसी वर्ल्ड नहीं बन रहा आपका। हाइपर फैंटेसिया कि आप आंख बंद करके कबूतर के बारे में सोच रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि कबूतर उड़ता हुआ ही आ रहा है आपके ऊपर। यह है हाइपर फैंटेसिया की बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो गए आप। यही है। देखो, ज्यादातर लोगों को ना पता नहीं चलता जब तक ऐसे सोचे नहीं कि उन्हें फैंटेसिया है या नहीं है। ठीक है, individuals with hyperphantasia possess an exceptionally vivid imagination, often experiencing mental images as if they were real। कि आप आंख बंद करके किसी के बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो ये है हाइपर फैंटेसिया। ठीक है, तो एक बार दिमाग में बैठा लेना कि फैंटेसिया क्या होता है, क्या पता यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि करंट में तो है ये। फिर अपन आते हैं आज के तीसरे टॉपिक पे, ये है बेगर थे नेबर पॉलिसी। अब ऐसे याद रख लो, बेगर थे नेबर पॉलिसी क्या होता है। हमारा बेगर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो भीख पे ही चल रहा है। वो अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए ही लोन ले रहा है। तो आप ऐसे याद रखो, बेगर थे नेबर पॉलिसी का मतलब होता है कि वो देश अपने खर्चे पूरे करने के लिए ही लोन पे है, लोगों से पैसे मांगकर ही वो अपने खर्चे पूरे कर रहा है। उसे बोलते हैं बेगर थे नेबर पॉलिसीज। ठीक है, it refers to economic policies adopted by a country to improve its own economic situation at the expense of other nation। कि इकोनॉमिक पॉलिसी ही हो गई है किसी देश की कि वो खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए औरों के एक्सपेंस पे जिंदा है, मतलब लोन ले रहा है लोगों से। These policies are usually implemented during economic crisis and often lead to retaliatory actions, worsening a global economic condition। देखो, ये सब पॉलिसी तभी लगाते हैं जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे होते हैं उस देश में, पर इसके काफी सारे रिटेलिटरी एक्शंस की तरफ भी चला जाता है ये एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन को ही बुरा कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो बेगर थे नेबर पॉलिसी यही है कि एक देश ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बना ली है कि वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करेगा दूसरे देशों के खर्चे पे। ठीक है, बेगर थे नेबर पॉलिसी, पाकिस्तान अपना बेगर है, मतलब अपना नेबर है, तो वो बेगर ही तो है एक तरीके से। ऐसे याद रख लो कि जैसे पाकिस्तान दूसरों के आईएमएफ के पैसे पे, चाइना अमेरिका के पैसे पे ही जिंदा है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहा है। वही है। देखो, इसके कुछ की फैक्टर्स भी हैं जो मेन में काम आएगा। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवैल्यूशन, यूनिलेटरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड बिजनेस। ये सारे टर्म्स इस पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए कि बेगर थे नेबर पॉलिसीज के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ट्रेड बिजनेस हो गया, यूनिलेटरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गया, कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवैल्यूशन हो गया, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हो गया। ठीक है, तो आपको ये जो फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं इस पॉलिसी से वो भी ध्यान में रखने हैं। प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस में तो आ ही जाएगा सवाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ठीक है, देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एक तरीके की रिपोर्ट होती है जो प्रेजेंट करती है आउटलुक फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट पॉलिसीज टू लिफ्ट ग्लोबल एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एसडीजी। ये एक तरीके की रिपोर्ट है जो बताती है सिचुएशन के बारे में, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, कि दुनिया भर की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी।
कि अब आने वाले टाइम में दुनिया भर की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, कौन से सेक्टर्स कैसे ग्रो करेंगे, कौन सा देश कैसा ग्रो करेगा, क्या रहेगा, क्या हमारी ग्रोथ एसडीजी से रिलेटेड होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ गोल से रिलेटेड होगी, क्या हम एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचेंगे, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है। इसको निकालता कौन है इस रिपोर्ट को? दो तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के, और 5 यूएन के रीजनल ऑफिसेस हैं जो ये रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है। जैसे अपन एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट निकाल एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो अपन फ्यूचर का अंदेशा निकाल रहे हैं ना, कि क्या इकोनॉमी रहेगी। तो ये रिपोर्ट भी अंदेशा ही निकालता है। यूएनडीएसए, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। देखो, अपन सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट निकाल रहे हैं, अंदेशा निकाल रहे हैं। तो आप देखो, अंदेशा ही निकालता है यूएनडीईएसए, अंदेशा के साथ यूएनसीटीएडी भी निकालता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब देखो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे, कि कितना ट्रेड होगा, कितनी इकोनॉमी राइज होगी, कितना डेवलपमेंट होगा। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के, यूएनडीएसए और यूएनसीटीएडी। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आराम से। It projects that global growth will remain at 2.8% in 2025, unchanged from 2024. ठीक है, and for 2026 2.7%, slightly less than of 2025। देखो, 2024 और 2025 में तो ग्लोबल ग्रोथ कितनी थी? 2.8% थी। बट 2026 में ग्लोबल ग्रोथ क्या रहेगी? 2.7, थोड़ी कम रहेगी। अब देखो, ग्लोबल ग्रोथ ही कम रह रही है और इंडिया की ग्रोथ भी कम रह रही है। इंडिया की ग्रोथ 2025 में 6.6% थी, 2026 में इंडिया की ग्रोथ 6.7% है। इंडिया की ग्रोथ तो ज्यादा है, पर ग्लोबल ग्रोथ कम है। देख रहे हो, इंडिया की ग्रोथ तो ज्यादा बता रही है ये रिपोर्ट, पर ग्लोबल ग्रोथ कम बता रही है 1 पॉइंट से। तो ये यूपीएससी के लिए तो एक इम्पोर्टेंट हो ही गया, तो इसलिए पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, क्या क्या इसमें आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि 2026 में ग्लोबल ग्रोथ क्या है? 2.7%, और इंडिया की ग्रोथ क्या है? 6.7%। ग्लोबल ग्रोथ तो 0.1 से कम हुई है और इंडिया की ग्रोथ 0.1 से बड़ी है। ठीक है। और कौन निकालता है ये रिपोर्ट? अंदेशा ही तो निकाल रहे हैं अपन की सिचुएशन क्या रहेगी, उसका अंदेशा ही तो निकाल रहे थे। यूएनडीईएसए अंदेशा और यूएनसीटीएडी, ये दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ 5 यूएन के रीजनल ऑफिस भी काम करते हैं इस रिपोर्ट को निकालने के लिए। दो चार बातें ही हैं, ये डेटा याद रखना है आपको। 2.7 और 6.7 की दुनिया भर की ग्रोथ क्या है और इंडिया की ग्रोथ क्या है। आइए आज के आखिरी टॉपिक पे, लिक्विड नाइट्रोजन, एन इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड विद अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत ठंडा हुआ, बहुत ठंडा हुआ, इसलिए क्रायोजेनिक फ्लूइड है। देखो, क्रायो का मतलब होता है ठंडा, बहुत ठंडा। ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन एक इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड है विद अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। ये कलरलेस होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता लिक्विड फॉर्म में, और इसका कोई स्मेल भी नहीं होती। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन की बात हो रही है। बहुत ठंडा सा लिक्विड होता है, सोचो, -196 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्फ नहीं बना है, ये लिक्विड ही है। यही इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी आप मान सकते हो। देखो, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011, नाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एडिक्टिव। कि जीएमपी होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक एडिक्टिव है कि हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इसके फंक्शनल यूज क्या है? फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है ये। इतना ठंडा है, इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड है ये, तो ये फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है, प्रोपेलेंट का काम करता है, पैकेजिंग गैस का काम करता है, फोमिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है। अब देखो, सवाल बन सकता है पेपर में कि लिक्विड नाइट्रोजन का काम क्या है, यूज क्या है। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो एक इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसका कलर नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती,
और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 ने इसको अलाउ कर रखा है एडिक्टिव की तरह यूज करने में। क्यों यूज करते हैं इसको? फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको, प्रोपेलेंट की तरह यूज करते हैं इसको, पैकेजिंग गैस की तरह यूज करते हैं इसको, फोमिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको। चिप्स में देखते हैं ना, नाइट्रोजन ही भरी होती है, चिप्स तो बहुत कम होते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? देखो हेल्थ इफेक्ट्स इसके, पैकिंग में जैसे आप चिप्स का पैकेट खोलते हो तो आपको कुछ होता थोड़ी है। इसके हेल्थ इफेक्ट्स वही हैं कि आप इसके डायरेक्ट टच में आ जाओ। जब ये -196 डिग्री सेल्सियस पे हो तब ये आपकी बॉडी से रिएक्ट कर जाए तो ही इसके हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं हेल्थ इफेक्ट्स? फ्रॉस्ट बाइट, कि मतलब एकदम फ्रॉस्ट बाइट हो गई, इतना ठंडा है ना तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। ये डैमेज भी कर सकती है इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, कि इतनी ठंडी है आपके टच हो गई तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। फिर है एस्फिसिएशन। ये एस्फिसिएशन क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये आपके इतना मुंह पे लग जाएगी तो आपको ऑक्सीजन तो आएगी नहीं, तो आप ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड हो जाओगे। तो आप कौन सी स्टेट में चले जाओगे? एस्फिसिएशन। ये वर्ड याद रख लेना। क्या पता प्रीलिम्स में एस्फिसिएशन ही पूछ लिया जाए। इसके कॉमन यूज क्या होते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो सर्जरी। देखो क्रायो क्रायो की मतलब बहुत ठंडी जगह पे प्रिजर्व करना हो कुछ, जैसे काफी चीजें सैंपल्स वगैरह प्रिजर्व करने होते हैं ना, फूड इंडस्ट्री में तो है ही, क्रायो सर्जरी में भी है, कूलेंट की तरह भी काम करते हैं, फायर सप्रेशन के लिए भी काम करते हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, देखो क्रायो का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड। देखो लिक्विड नाइट्रोजन से आपको चार पांच चीजें याद रखनी है कि ये क्या है। ये इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्या इसका कोई कलर होता है, क्या इसकी कोई स्मेल होती है? नहीं, इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। फिर पूछ सकते हैं क्या ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन में अलाउ है? हाँ ये अलाउड है। इसका फंक्शनल यूज क्या है? ठीक है, ये फ्रीजिंग एजेंट, प्रोपेलेंट, पैकेजिंग गैस, फोमिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर इसका कॉमन यूज पूछ सकते हैं कि ये क्रायो सर्जरी, क्रायो प्रिजर्वेशन, फूड इंडस्ट्री, फायर सप्रेशन वगैरह में काम आता है। फिर इसके हेल्थ इफेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं क्या है, तो फ्रॉस्ट बाइट बताना है, एस्फिसिएशन बताना है, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स बताना है आपको। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको? यूजफुल लग रही है? करंट अफेयर समझ में आ रहे हैं? कुछ इम्प्रूव करना हो अपने को तो आप जरूर बताएं, हम करेंगे इम्प्रूव।